ऑनलाइन लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्री या हिंदी में कहे तो ज्यामिति। इस टॉपिक की बात करी जाए तो ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में। जैसे बात करी जाए अगर से टीचिंग एग्ज़ाम्स की, जैसे सी टेट, यूपी टेट या फिर सुपर टेट की बात करी जाए, तो उन सभी एग्ज़ाम्स में जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस का वेटेज होता है काफ़ी अच्छा होता है। और बाकी अदर्स एग्ज़ाम्स में भी ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आज की इस वीडियो में मैं ज्योमेट्री के जितने भी बेसिक्स हैं उसको बताऊंगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो वीडियो है होने वाली है ये ज्योमेट्री की एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइन सेगमेंट या फिर लाइन की, ये दोनों क्या होते हैं। तो काफ़ी ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है इसका। लाइन सेगमेंट हमारा जब हम दो पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास दो पॉइंट ए और बी, जब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट बन गया। ए बी क्या है, हमारा एक लाइन सेगमेंट है। और लाइन की बात करी जाए तो ए बी हमारा एक लाइन भी है, यानी ए बी को हम लोग लाइन भी कह सकते हैं और लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना सा है कि जो हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी, ये इसका जो डिस्टेंस है वो डेफिनिट है, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बाहर इसका डिस्टेंस नहीं जा सकता है। अगर से बात करें हम लोग रेखा की, तो रेखा हमारा इस साइड दोनों छोर से बढ़ सकता है, इसकी लंबाई यानी रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो रेखा होती है यानी जो हमारा लाइन होता है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन का पूरे जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का लाइन है उसका एक छोटा सा भाग है। तो इस तरीके से हम लोग लाइन और लाइन सेगमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। कोलिनियर पॉइंट्स की बात करें तो इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब तीन या तीन से अधिक पॉइंट्स किसी एक सिंगल लाइन में लाई करते हैं तो उस सारे पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स या फिर हिंदी में बोले तो संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पी क्यू आर या फिर पी आर एक लाइन है, उसमें क्यू एक पॉइंट है, या फिर पी की ही बात कर लें और या फिर आर की बात करें तो तीनों एक लाइन में लाई कर रहे हैं, तो तीनों हमारा कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे या कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्करेंट लाइन की या फिर संगामी रेखा की। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जब एक बिंदु से या एक पॉइंट से तीन या तीन से अधिक लाइन गुजरे। यहाँ पे हमारा पॉइंट है, पॉइंट ओ सपोज कर लेते हैं। पहली लाइन ए बी है, दूसरी पी क्यू, तीसरी आर एस। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं किसी एक पॉइंट से तीन या तीन से अधिक जब लाइंस गुजरती हैं तो उन सारी लाइंस को हम लोग कॉन्करेंट लाइन या फिर संगामी रेखा कहते हैं। यहाँ पर लाइन ए बी, पी क्यू और आर एस कॉन्करेंट लाइंस हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जब दो पॉइंट्स की मदद से केवल एक ही लाइन सेगमेंट या फिर लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दो पॉइंट दिए हैं ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स की मदद से केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस ए बी लाइन के अलावा कोई और लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बारे में। ये क्या होता है हमारा, जब कोई दो लाइंस, जैसे मान लेते हैं लाइन हमारा ए बी है पहला और दूसरा लाइन पी क्यू है, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काटते हैं या फिर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो पॉइंट बना हमारा पॉइंट ओ, इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और वही बात करें पैरेलल लाइंस की, तो पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे ए बी एक पैरेलल लाइन है और पी क्यू एक पैरेलल लाइन है, ये कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, चाहे उसको हम किसी भी डायरेक्शन में कितनी दूर बढ़ा के जाएं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और एक छोटा सा पॉइंट हमारा किरण की बात करें या फिर रे
की बात करें तो रे क्या होता है, इसके हमने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा। लाइन सेगमेंट दो पॉइंट से मिलकर बना होता है, जैसे ए बी दो पॉइंट से मिलकर बना होता है। इसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, या फिर बी इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, ए आगे की ओर नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लाइन हो जाएगा, अदरवाइज़ ये लाइन सेगमेंट है। लाइन के बारे में बात करी थी। अब रे क्या है, रे हमारा किसी स्टार्टिंग पॉइंट, रे का केवल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, रे का एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे ओ हमारा रे का स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट इसका कहीं नहीं होगा। जिस तरीके से यहाँ पर स्टार्टिंग, अगर लाइन सेगमेंट की बात की जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है, लेकिन रे में क्या है हमारा कि रे में केवल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है। इस यानी इसको हम रे ओ ए भी कह सकते हैं। तो ये लाइन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स थे। अब इसको डिस्कस करने के बाद चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एंगल के बारे में। एंगल की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एंगल या हिंदी और इंग्लिश दोनों में, दोनों लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसको जो लैंग्वेज या फिर जो लैंग्वेज आसान लगता हो वो समझ सकता है दोनों लैंग्वेज में। तो चलिए बात करते हैं हम लोग एंगल की। एंगल क्या होता है, जैसा कि अभी हमने बात किया रे के बारे में कि रे हमारा किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है, जैसे ओ, यानी रे का एंड पॉइंट नहीं होता, केवल स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो जब अब रे से हम लोग एंगल को डिफाइन करेंगे कि दो रे या फिर जब दो किरण, इसे मान लेते हैं एक है हमारा रे ओ ए और एक रे है ओ बी, दो रे ओ ए और ओ बी जब किसी कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, यानी ओ बी की बात करी जाए तो इसका जो हमारा ये वाला पॉइंट था ओ, वो इस पॉइंट पर, ओ वाले पॉइंट पर मिल जाता है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है हमारा वो एक एंगल बनता है। यानी सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल होता है वो दो रे से मिलकर बनता है, और इसमें जो कॉमन पॉइंट होता है हमारा, इसी कॉमन पॉइंट पे दोनों रे मिलती हैं। इस पॉइंट को कॉमन पॉइंट या हिंदी में बात करिए तो उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु। तो ये रहा कोड के बारे में। अब बात करते हैं कोड के टाइप्स की। तो कोड बेसिकली हमारा, सबसे पहले टाइप की बात करें तो एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है, इसमें जो एंगल बनता है ओ ए बी, जो एंगल बनता है वो हमारा हमेशा 90 से छोटा रहता है। एक्यूट एंगल की बात करी जाए तो जैसे एक्स एंगल है, एक्स इज़ ऑलवेज लेस देन 90। फिर बात करी जाए राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल की बात करी जाए, ट्रायंगल की नहीं। तो राइट एंगल में जो एंगल होता है हमारा वो 90 के इक्वल होता है। फिर बात करी जाए हम अगर से ऑब्ट्यूज एंगल की, तो इसमें जो एंगल होता है हमारा वो, जैसे ओ ए है हमारा बेस लाइन, वो जो हमारा एंगल है वो हमेशा 90 से बड़ा होता है। एक्स है तो एक्स इज़ ग्रेटर देन 90, जैसे यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है। तो जो एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर रहे हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 से बड़ा होता है। तो आगे अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो इसको हिंदी में पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं। इसका क्या मतलब है, जब दो एंगल, जैसे एंगल ए है और एक एंगल बी है, इन दोनों को जोड़ने पर या फिर इन दोनों का सम 90 डिग्री आता है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी। और उसी तरीके से बात करी जाए सप्लीमेंट्री एंगल की या फिर समपूरक कोण की, तो इसमें अगर से दो एंगल का जो सम होता है या फिर दो कोणों का योग वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब कोई एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज़ करते हैं। जैसे हमको फाइंड करना है 62 डिग्री, एक एंगल दिया हमारा, जैसे एंगल ए 62 डिग्री दिया है। अब हमको इसका
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है और सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ हमारा 62 डिग्री। अब हमको इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए की वैल्यू 62 डिग्री दी हुई है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है। तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। तो 90 माइनस 62 सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 28 डिग्री। उसी तरीके से अगर से इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताना है तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर a प्लस बी यानी दो एंगल्स का सम जब 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। इसकी वैल्यू दे रखी है 62 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल यानी b की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। एंगल b इज इक्वल्स टू 180 माइनस 62 डिग्री। अब सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू आएगी इसकी 118 या 118 डिग्री आएगी। तो इस तरीके से हम लोग किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है किसी एंगल का तो हम उसको 90 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर से सप्लीमेंट्री एंगल पूछता है या फिर संपूरक कोण पूछता है तो उसको हम लोग 180 डिग्री से माइनस कर देंगे। तो उसी पे बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड एक और एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस एग्जांपल में क्या कहा है कि एन एंगल इज़ 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द एंगल। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक कोण अपने सप्लीमेंट्री कोण का 1/5 है, यानी एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/5वां भाग है। तो हमको उस कोण का मान बताना है। तो जैसा कि हम लोग को पता है जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मान लेते हैं जो एंगल्स हैं, पहला एंगल हमारा x है और दूसरे एंगल की बात करी जाए तो वो एंगल y है, y डिग्री है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन मान लेते हैं इसको। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों एंगल का जो रेशियो है वो 1/5 है, यानी x अपॉन y। यानी x की बात करी जाए तो x का सप्लीमेंट्री एंगल होगा y और y का सप्लीमेंट्री एंगल होगा x। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि एक एंगल का सप्लीमेंट्री जो है सप्लीमेंट्री एंगल उसके 1/5 के बराबर है। यानी यहाँ पर हम दोनों का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। x अपॉन y इज़ 1/5। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर ये यहाँ से हमको वैल्यू आएगी 5x क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के और यहाँ पर y आ जाएगी। यानी यहाँ से हम y की वैल्यू 5x देख सकते हैं और इस y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमको x की वैल्यू इंडिविजुअली मिल जाएगी। यानी x यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस y की वैल्यू क्या है 5x इक्वल्स टू 180। अब x और x एंगल ऐड हो जाएंगे, आएगा हमारा 6x इक्वल्स टू 180। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 30 डिग्री है। तो इस तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन को हम लोग इस कॉमन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एडजेसेंट एंगल की बात करी जाए तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है हमारा, जब दो एंगल इस तरीके से मान लेते हैं हमारा पहला एंगल है और दूसरा एंगल भी इसी पॉइंट से बने तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। बस इसमें एक कंडीशन होती है कि जो हमारा एक लाइन है, ये वाला लाइन, ये उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होना चाहिए। यानी ये जो दोनों एंगल्स हैं हमारा, जैसे ओ ए बी, ये जी ओ सी लाइन है हमारा, ये इन दोनों एंगल्स में कॉमन होना चाहिए। यानी इस वाले एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा इस उभयनिष्ठ जो रेखा है या फिर ओ सी लाइन की हेल्प से। तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल का छोटा सा डेफिनेशन था। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की या फिर शीर्षाभिमुख कोण की। इसमें क्या होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। अब इसमें कौन कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं, तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल है हमारा COA, ये वाला एंगल, इसके वर्टिकली अपोजिट जो एंगल है वो ये वाला एंगल है, यानी एंगल BOD। ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा
इक्वल होते हैं। अगर से इस एंगल की वैल्यू x है, x डिग्री है, तो ये वाला एंगल ही हमारा x डिग्री होगा। और बात करी जाए अगर से सी ओ बी वाले एंगल की, यानी इस वाले एंगल की सी ओ बी, इसका वर्टिकली अपोजिट इसके सामने वाला है ए ओ डी, और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अगर इसको y डिग्री सपोज करते हैं तो ये वाला एंगल भी हमारा y डिग्री होगा। तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या फिर उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बन रहे हैं, और यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है कि एंगल पी ओ आर, यानी ये वाला एंगल, और आर ओ क्यू इस वाले एंगल, इन दोनों एंगल्स के बीच का रेशियो है 5:7। अब इस कंडीशन की मदद से हमको बाकी जितने भी एंगल हैं, चारों एंगल्स को फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं इसको हम। तो जो हमारा पी ओ आर एंगल है, इसको हम लोग x सपोज कर लेते हैं, और जो दूसरा एंगल है आर ओ क्यू, इसको y डिग्री सपोज कर लेते हैं। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इन दोनों का रेशियो है, यानी x रेशियो y इज इक्वल्स टू 5:7, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x/y इक्वल्स टू 5/7। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 7x इक्वल्स टू 5y, ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा। और अगर से x की अकेले की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इक्वल्स टू 5y/7। x की वैल्यू y के टर्म्स में यहाँ पे हमको पता चल गई। अब चलिए फाइंड करते हैं बाकी के एंगल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी लाइन हमारा एक लाइन PQ है इस तरीके से, और दूसरा लाइन RS है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हमारा सेंटर है लाइन का। अगर से बात करी जाए, यहाँ तक x एंगल है और यहाँ तक y एंगल है। अगर से हम बात करी जाए पूरे एंगल की, यानी यहाँ से ले करके पूरे यहाँ तक के एंगल की, यानी ये वाला जो एंगल होगा हमारा, क्योंकि ये लाइन बन रहा है हमारा एक लीनियर एंगल है, तो लीनियर एंगल में जो एंगल बनता है हमारा वो 180 डिग्री का बनता है। यानी यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि एंगल x और एंगल y दोनों मिल करके 180 डिग्री बना रहे हैं, यानी यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया हमको। अब यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी y के टर्म में, यहाँ पर पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 5y/7 और ये इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की मदद से x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 है। x की वैल्यू 5y/7 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5y प्लस 7y/7 इक्वल्स टू 180। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से, तो जो 5 7 12y इज इक्वल्स टू 180, और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसका 180 इंटू 7। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y इज़ इक्वल्स टू 15 इंटू 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ विजिबल नहीं है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे इस पूरे इक्वेशन को 12y इक्वल्स टू 180 इंटू 7, तो इसको सॉल्व करने के बाद y की जो वैल्यू आएगी वो होगी 105 डिग्री, यानी ये वाली जो वैल्यू है ROQ वाली, ये है 105 डिग्री। और बात करी जाए x के एंगल की, तो क्योंकि ये 180 डिग्री है तो इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल हमारा x है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 105, जो कि आएगा 75 डिग्री। यानी POR की वैल्यू 75 है, और इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो हो जाएगा हमारा, वो भी 75 हो जाएगा। और y का वर्टिकली अपोजिट, यानी इस वाले एंगल का वर्टिकली अपोजिट जो कि POS है, वो हमारा 105 डिग्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन में इन चारों में से अगर कोई सा भी एंगल पूछा रहेगा तो हम लोग आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ज्योमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इस वाले फिगर्स या फिर इस वाले टॉपिक से सीटेट या फिर यूपी टेट के हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर पेपर में आप कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से देख सकते हैं।
तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पे कि पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। जब यहाँ दो पैरेलल लाइंस हैं पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये वाली जो लाइन है सपोज कर लेते हैं एक्स और एक्स वाई लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इस लाइन की मदद से कुछ एंगल्स बनेंगे। उन एंगल्स के मैंने नाम भी लिख रखे हैं यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको हिंदी में संगत कोण कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण, और जो लास्ट वाला है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और एक कोण की जो एक एंगल की जो मैंने बात की थी वर्टिकली अपोजिट, वो भी एंगल इसमें हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे एंगल का नाम दे दिया है। जैसे पहला वाला एंगल हमारा पी और यहाँ पर ओ ले लेते हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट ओ है, पी ओ वाई 1 है। उसी तरीके से वाई ओ क्यू एंगल 2 है। इस तरीके से हमने एंगल का नाम दे दिया है। अब चलिए बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो ये एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 5, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब बात करते हैं एंगल 2 और एंगल 6, ये दोनों यानी एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 6 है, और देखा जाए यहाँ पे तो एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 8 है। एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल है, और जो लास्ट हमारा एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 7। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एंगल अलग अलग प्लेसेस पे बने हैं, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। जैसे ये एंगल हमारा है पी ओ एक्स, सपोज कर लेते हैं पी ओ एक्स एंगल जो है एंगल 4, वो इसके स्ट्रक्चर के जो आर ओ डैश एक्स के इक्वल है। तो ये जो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, और उनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा होता है। से समझा जाए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा ये वाला होगा, और बात करी जाए इस वाले एंगल की तो इस वाले एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस वाले एंगल को, ये बाकी का जो सारा ने मिटा दिया, इधर से ये मिटा दिया, ये मिटा दिया। अब ये जो एंगल बन रहा है और ये एंगल, इन दोनों एंगल का स्ट्रक्चर सेम है, तो और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल जितने भी होते हैं सारे के सारे इक्वल होते हैं एक दूसरे के। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं ये वाला जो एंगल 4 और एंगल 6, तो एंगल 4 का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो होगा एंगल 6। और बात करी जाए एंगल 3 की, इंटीरियर माने अंदर की ओर का, जो हमारा स्ट्रक्चर बना है पैरेलल लाइंस, उसके जो अंदर का एंगल है उसकी बात करी जा रही है। और अल्टरनेट यानी 3 का अल्टरनेट है हमारा 5, इंटीरियर यानी अंदर की तरफ की बात हो रही है। अगर से भी एक्सटीरियर की बात होती तो यहाँ पर इन सभी एंगल्स की बात होती। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा एंगल 5 है, और 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 है। वही बात करी जाए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, तो एक्सटीरियर माने ये जो पैरेलल लाइंस के बाहर वाले एंगल्स बनेंगे। जैसे बात करी जाए इस वाले एंगल की, तो ये वाला एंगल का अल्टरनेट एंगल होगा या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा, वो होगा एंगल 7। यानी इस वाले डायग्राम में देखा जाए तो ये एंगल 1 का इस अल्टरनेट एंगल होगा एंगल 7, और एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल होगा एंगल 8। और जितने भी अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो सारे एक दूसरे से इक्वल होते हैं। तो ये रहा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको संगत कोण कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इन सब के बाद एक और पॉइंट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो इस वाले डायग्राम में देखा जाए तो एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और यहाँ पर एंगल 8 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 6 है, और 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 7 है। उसी तरीके से एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब भी किसी पैरेलल लाइन को, जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन या फिर जब तिर्यक रेखा काटती हैं तो इतने सारे एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, और उन सभी एंगल्स के बीच भी ये सारे कंडीशंस होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। इस एग्जांपल में ये बताया गया कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, और एंगल एफ ओ बी की वैल्यू दे रखी है, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू 65 दे रखी है,
और इसमें हमको फाइंड क्या करना है, एंगल एफ पी सी, ये वाला एंगल यानी एफ पी सी, इस वाले एंगल को फाइंड करना है। तो इसके पहले हमने जितना भी एंगल डिस्कस किया था, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, उन सब की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला एंगल हमारा 65 है। अब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी 65 हो जाएगा। अब बात करी जाए इस वाले एंगल की, इस एंगल को हम लोग सपोज कर लेते हैं एंगल एक्स, और बात करते हैं अब हम ये जो पूरा लाइन है उसकी मदद से इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो है 180, यानी एक लीनियर एंगल बन रहा है, यानी एंगल एक्स प्लस एंगल ओ पी डी, एंगल एक्स प्लस एंगल ओ पी डी इज इक्वल्स टू, ये लीनियर एंगल है तो ये 180 डिग्री का होगा। और यहाँ पे हमको ओ पी डी की वैल्यू पता है, फाइंड करना है हमको एंगल एक्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू यानी इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और वैल्यू आएगी 180 माइनस 65, जो कि होगा 115 डिग्री। तो आई होप आप लोग को ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ होगा, और ये जो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल है, ये इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब आगे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग।